गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। नमस्कार। गुड इवनिंग। आप शुरू करेंगे या हम ही शुरू कर दें? करते हैं मैम शुरू। ओके। आप सभी को नमस्कार। मैं हर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों द्वारा आयोजित साहित्य मंजूषा व्याख्यानमाला के तृतीय दिवस पर। साथियों, आज हमारे इस व्याख्यान का विषय मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे चित्रित जीवन संघर्ष है। इस विषय पर मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महादेवी कणवी मैम। साथियों की ओर से आपका स्वागत मैम। थैंक यू। अब मैं अपने साथी अविरल अभिलाष से करूंगा कि वो आकर आपका संक्षिप्त परिचय दें। अविरल अभिलाष। धन्यवाद हर्ष। मेरी आवाज जा रही है? हाँ आ रही है जी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अविरल अभिलाष आज के साहित्य मंजूषा व्याख्यान माला के तृतीय दिवस में मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर महादेवी कणवी मैम। मैम, आप सह प्राध्यापिका एवं विभागाध्यक्ष हैं हिंदी विभाग केएल ई संस्था का गुदेप्पा हल्लीकेरा कला कर्नाटक में आप सह प्राध्यापिका हैं। मैम की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा स्वग्राम रामदुर्ग में हुआ एवं उच्च शिक्षा कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से हुई है। मैम ने एमए हिंदी, एमए अंग्रेजी, बीएड, अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, पीएचडी आदि अनेक डिग्री मैम ने ली हुई है। मैम के पीएचडी का जो विषय है वो है साठोत्तरी हिंदी महिला कहानीकारों में नारी संवेदना। मित्रों, मैम किया हुआ है मैम यूजीसी 2012 का विषय है 21वीं सदी के कन्नड़ हिंदी महिला कहानीकारों का तुलनात्मक अध्ययन। मैम, आपका लेख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। लगभग 50 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में मैम ने आलेख वाचन किया है। कन्नड़ के प्रसिद्ध लेखकों के कविता और कहानियों का मैम ने अनुवाद किया है। 21वीं सदी के कन्नड़ हिंदी लेखकों का तुलनात्मक विश्लेषण नामक किताब प्रिय साहित्य सदन नई दिल्ली से मैम की 2015 में प्रकाशित हुई है। मैम डॉक्टर महादेवी मैम कर्नाटक में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हैं। आप अनुवाद और मौलिक लेखन दोनों में अपने आप को सक्रिय रखती हैं। सामाजिक समानता और महिला समानता के आंदोलन में आपकी सदैव सक्रिय भागीदारी रही है। मैम, आज के साहित्य मंजूषा व्याख्यान माला में मैं पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं डॉक्टर महादेवी मैम। थैंक यू, धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। मैं पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप लोगों से मेरा मुलाकात हो पाया इस बहाने। सभी को प्रणाम। मैं पहले ही बता देती हूँ कि क्या है ना, मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, आप लोगों की मातृभाषा हिंदी है। मेरी जो हिंदी है थोड़ी अलग लगेगी आपको शायद, लेकिन पता है मुझे, सालों से मैं हिंदी में काम कर रही हूँ, तो विषय का ज्ञान तो है, लेकिन भाषा थोड़ी भिन्न हो सकती है आप लोगों से। इस भूमिका के साथ ही मैं अपना वक्तव्य शुरू करती हूँ। तो आज का मेरा विषय है कि आधे अधूरे नाटक में चित्रित जीवन संघर्ष। देखिए, ऐसा कोई भी साहित्य नहीं है जिसमें जीवन का संघर्ष चित्रित ना हुआ हो।
जहाँ संघर्ष है वहीं रचनाएं बनती है। तो इस नाटक में भी, आधे अधूरे नाटक में भी जीवन का संघर्ष हमें हर मोड़ पर दिखाई देता है कि यहाँ आने वाले पात्र, स्थितियां, ये सभी हमें बताते जाते हैं कि किस प्रकार आदमी को यहाँ अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को, अपना अस्तित्व पहचानने के लिए या दूसरों को अपने अस्तित्व के बारे में बताने के लिए हर वक्त हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ता है। यह हम देख सकते हैं आधे अधूरे नाटक में। तो मैं पृष्ठभूमि के तौर पर थोड़ा कहना चाहूंगी कि नाटक साहित्य के बारे में तो आपने अध्ययन किया ही होगा कि जो हिंदी रंगमंच है, इसके लिए मोहन राकेश का जो योगदान है वो विशिष्ट है, क्योंकि उन्होंने, मोहन राकेश जी ने अपने जो भी नाटक है, जितने भी नाटक है, उन नाटकों के माध्यम से एक अलग ही प्रेक्षक वर्ग को बनाया, तैयार किया। एक दृष्टि से कह सकते हैं कि उन्होंने एक अलग नजरिए से देखने वालों के एक जो है प्रेक्षकों का वर्ग को उन्होंने तैयार किया है। और उनके आषाढ़ का एक दिन जो भी हो, कि इस नाटक के बारे में जब मैं चर्चा करूंगी तो मैं शुरुआत करूंगी नाटक के शीर्षक से। तो नाटक के शीर्षक में ही आपको पता चलता है कि यह नाटक जो है अधूरेपन को बताने वाला नाटक है। किसका अधूरापन? यहाँ आने वाले 7 पुरुष पात्र हैं और 5 स्त्री पात्र हैं। किनका अधूरापन? हर एक पात्र का। हर एक पात्र, इस नाटक में आने वाले हर एक पात्र अधूरेपन से गुजर रहे हैं। हर किसी पात्र को एक न एक कमी महसूस हो रही है। वो हमेशा एक तलाश में है। वो तलाश क्या है खुद समझ नहीं पाते हैं, और जो मंजिल ही नहीं है उनके सामने और तलाशते रहते हैं, और जो नहीं मिलता है, जो मंजिल हासिल नहीं होती है, तो निराश हो जाते हैं। तो ये पूरे नाटक में मध्यवर्गीय परिवार की जो कुंठाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, अधूरी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं, उनके चलते वो कैसे तड़पते हैं, कैसे जीते हैं, इन सभी के बारे में चित्रण है। तो मैं इस नाटक में चित्रित 7 पुरुषों के बारे में बताना चाहती हूँ। इसमें पात्र हैं, एक तो महेंद्र नाथ है इस नाटक का मुख्य पात्र, और जगमोहन है, सिंगानिया है, महेंद्र है, शिवजीत का जिक्र होता है यहाँ पर, और अशोक जो है सावित्री का बेटा है। महेंद्र नाथ और सावित्री का विवाह के बाद उनके 3 बच्चे हैं, अशोक, बिन्नी और किन्नी। तो इसमें पात्र, जो पुरुष पात्र आ रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं नाटक में कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 ऐसा किया गया है। और वो काला सूट पहने, कभी गले में रुमाल डाले हुए, कभी हाथ में सिगार लिए हुए, मुखौटा अलग अलग पहनकर आते हैं। तो इसका एकमात्र संकेत यह है कि सभी पुरुष एक ही हैं। सभी पुरुष, इनका नाम अलग अलग दिया गया है, लेकिन ये पुरुष मनोदशाएं हैं, अलग अलग मनोदशाएं हैं कि वो अलग अलग रूप में आ रहे हैं इस नाटक में। और इसमें सावित्री का जो पात्र है, वो पात्र हम कह सकते हैं कि वह चरित्रहीन पात्र हम कह सकते हैं। सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि वह तलाशने वाला पात्र है। वह हर एक परफेक्ट पुरुष को चाहती है, परफेक्ट हस्बैंड चाहती है। इसकी कमी जो है वह महेंद्र नाथ पूरा नहीं कर पाता है। महेंद्र नाथ जो कमियां पूरा नहीं कर पाता उसके जीवन के, तो वह अलग अलग पुरुषों में उसे खोजने की कोशिश करती है। उसके जीवन में जितने भी 5 पुरुषों का जिक्र हुआ है इस नाटक में, जितने भी पुरुष आते हैं वो सभी के साथ रिश्ता बनाती है और उनके नजदीक जाती है, और अपने जो है अधूरापन को पूरा करने की
कोशिश करती है, लेकिन अंत में निराश होकर वापस लौटती है। तो ये नाटक में स्पष्ट रूप में हमें नजर आता है कि सावित्री जो है अधूरेपन से गुजर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि महेंद्रनाथ अधूरा नहीं है, महेंद्रनाथ भी अधूरेपन से गुजर रहा है। वो एक तो उसके लिए उनके जीवन की विडंबना यह है महेंद्र की, एक तो वह अपने व्यापार में हानि हुई है उसको और वहां वो टूटा हारा है, और परिवार में पत्नी कमाने लगी और पत्नी जो है उसको सम्मान नहीं दे रही है, और इधर पत्नी की वजह से भी वो टूट रहा है। और बच्चे जो है वो भी क्या है ना, अपने पिता को उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं, और उनका ये जो उनकी जो कमीपन की महसूस है ना, वो क्या है ना, हीन भावना हम कहेंगे इसको। ये हीन भावना जो है उस पर हावी है, महेंद्रनाथ के व्यक्तित्व पर हीन भावना हावी है। वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा हर तरह से, हर दृष्टि से, न व्यापार में, न पति के रूप में, न पिता के रूप में। और वह इस जो अपनी जो हीन भावना है, वह हीन भावना उस परिवार के हर एक सदस्य में दिखाई दे रहा है। सावित्री में भी दिखाई देता है, अशोक में भी, बिन्नी और किन्नी में भी, सभी में यह हीन भावना हमको दिखाई देती है। तो इसके लिए मैं एक उदाहरण, एक संवाद में बताना चाहूंगी, जहां पर महेंद्रनाथ पत्नी से कहता है, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, बच्चों की जिंदगी या इन सभी लोगों की जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं हूँ। यानी इतना हीन भावना से ग्रस्त है वह आदमी कि वह अपने आप को कहीं भी मतलब फिट नहीं समझ रहा है, कहीं भी मैं योग्य नहीं हूँ, कहीं भी योग्य नहीं हूँ, ऐसा वह समझ रहा है। तो यह हीन भावना उस परिवार के सभी सदस्यों में है। ये बिन्नी जो लड़की है, बड़ी लड़की, वह भी कहती है कि मम्मा ऐसा क्या है, इस घर से मैं लेके गई हूँ। महेंद्रनाथ उसका क्या नाम था उसका, मनोज बार बार कहता रहता है कि तुम अपने मायके से क्या लाई हो, हीन भावना लाई हो, बार बार उसका अपमान करता रहता है। तो ये क्या है ना, हम देख, और इधर ये छोटी लड़की किन्नी बहुत ही छोटी उम्र में ही यौन संबंधों के बारे में बहुत ही रुचि रखती है, और अपने माता पिता के झगड़ों को, अपने माता पिता के संबंधों के बारे में अपनी सहेलियों से बात करती है, हर किसी से वो मिलती है, उससे वह जल्दी, मतलब उसमें वो अनकंफर्टेबल फील होती है हर किसी से वह लड़की। तो यहाँ महेंद्र भी, किन्नी भी, सावित्री भी और अशोक भी। अशोक क्या है ना, वो बीएससी फेल है, अधूरा किया हुआ है वह पढ़ाई, और एक लड़की से वह प्रेम भी करता है, नौकरी भी नहीं कर रहा है। तो इस पूरे परिवार में वो हीन भावना जो है बस गई है। तो इस हीन भावना के चलते ही इस परिवार की जो टूटने की स्थिति में आ गई है परिवार, लेकिन टूटता नहीं है इतनी आसानी से। बार बार अलग होने की बात करते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, अलग होने की बात करते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। महेंद्र भी कहता है कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा, सावित्री भी कहती है मैं तुमसे तंग आ गई हूँ, मैं चली जाऊंगी, और बिन्नी घर छोड़कर चली भी गई, लेकिन फिर वापस आई। तो यानी एक जो है चाहते हुए भी अलग न होने की स्थिति में है। एक दूसरे से सभी तंग आ गए हैं, परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से तंग आ गए हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग हो ही नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति में है ये लोग। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस नाटक में आने वाले पात्र जो सावित्री के जीवन में आए हुए पात्र हैं, जुनेजा, महेंद्रनाथ तो पति है उसको छोड़ देती हूँ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन, शिवजीत और मनोज, ये 5 जो व्यक्ति है उसके जीवन में आते हैं। वो जुनेजा पहला व्यक्ति है उसके जीवन का, बाद में उसका विवाह महेंद्रनाथ से हो गया, और पति उद्योग में नष्ट हो गया, तो उसको नौकरी करना जरूरी हो गया, और वह सिंघानिया के कंपनी में काम करती है।
और उसके बाद शिवजीत का भी जिक्र आता है, मनोज का भी जिक्र आता है, उसके जीवन से जुड़े हुए हैं। ये इन पांचों पुरुषों में कहीं भी उसको परिपूर्ण व्यक्ति नहीं मिलता है। और क्या है ना कि जुनेजा सावित्री के चुंगल में नहीं आता और वह सावित्री से नफरत भी करता है। और वह आदमी क्या है, महेंद्र नाथ को भड़काता है कि तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है। एक वजह से एक न एक अगर हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि इस परिवार में जो भी स्थिति है, इस स्थिति का कहीं ना कहीं जिम्मेदार जुनेजा है। वह महेंद्र नाथ को बार बार यह एहसास दिलाता रहता है कि तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है और वह उसे भड़काता भी रहता है। ठीक है, तो जगमोहन एक ऐसा पात्र है जिसके साथ सावित्री को एक समय लगता है कि बहुत कंफर्टेबल फील होता है उसको, और वह उसके साथ भाग जाना भी चाहती है। लेकिन जगमोहन बहुत ही चालाक आदमी निकला। वह क्या करता है, बहुत ही आसानी से उसे अपनी जिंदगी से हटा देता है। तो सिंघानिया तो इस्तेमाल कर ही रहा है। आप देखते हैं कि वह बॉस होने के नाते सावित्री का आसानी से इस्तेमाल कर रहा है और सावित्री का बेटे अशोक को नौकरी दिलाने के लालच दिखाकर उसके करीब आ रहा है, लेकिन वो भी जिंदगी नहीं देने वाला है। तो ये सब इस तरह पूरे नाटक में सभी पात्र क्या है ना, सावित्री की जिंदगी में जितने भी व्यक्ति आते हैं सभी उसको महेंद्रनाथ को लेकर, महेंद्रनाथ को जोड़कर ही सभी पात्र सावित्री को इस्तेमाल करते हैं। सभी पात्र सावित्री को इस्तेमाल करते हैं। इसका मूल वजह कमजोरी सावित्री में ही है, क्योंकि सावित्री क्या करती है, खोज में लगी है कि परिपूर्ण व्यक्ति की खोज में लगी है। इस खोज की वजह से वो बार बार टूटती जाती है, हारती जाती है, लेकिन वह फिर एक नई तलाश में जुड़ जाती है। तो ये इस नाटक में एक क्या है ना, सावित्री की महत्वाकांक्षा है और उसकी आत्म केंद्रित गुण है। देखिए, सावित्री चाहती है कि वह परिवार के लिए कमा रही है, परिवार को चला रही है, तो परिवार से इज्जत मिले, लेकिन यह संभव नहीं है। बच्चे भी उसको सम्मान नहीं देते हैं, पति भी बार बार ताना मारता है, अशोक बेटा तो मुंह पर ही कह देता है, और लड़की भी, सभी दोनों लड़कियां भी उससे नफरत करते हैं। तो इन्हें वो जो सावित्री को चाहती है कि उसे परिवार के जिम्मेदारी उठाने के संदर्भ में जो उसको सम्मान मिलना चाहिए, वो सम्मान भी उसे नहीं मिल रहा है। तो और महेंद्रनाथ का व्यक्तित्व अगर हम देखेंगे तो महेंद्रनाथ का व्यक्तित्व, मैंने कहा था आपको, हीन भावना से ग्रस्त है और वह हीन भावना वो सभी में तोप रहा है। और वो पहले ऐसा नहीं था, ऐसा कहा गया नाटक में। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले ऐसा नहीं था महेंद्र, लेकिन सावित्री जब उसके जीवन में आई तब वह अपनी बर्बादी की जिम्मेदारी जो है सावित्री पर थोप रहा है। और एक समय ऐसा भी आता है कि वो घर छोड़कर जा भी जाता है। जुनेजा उसका घनिष्ठ मित्र है, जुनेजा जो है अभिन्न मित्र कह सकते हैं। वह जुनेजा महेंद्रनाथ का अभिन्न मित्र है। वो दोनों हमेशा अपने परिवार की बातें करते रहते हैं। एक संदर्भ में महेंद्रनाथ घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन वापस आता है, और वो भी बीमारी को लेकर वापस आता है। तो इस नाटक में जितने भी पात्र हैं वो सभी हमें बता रहे हैं कि जीवन कितना अधूरा है। जीवन की तलाश कभी समाप्त नहीं होती है। जीवन में पूर्ण की जो संभावना है ही नहीं है। पूर्ण पुरुष की या पूर्ण स्त्री की संभावना है ही नहीं है। जो गुण सावित्री महेंद्र में देखना चाहती है वो महेंद्र में नहीं है, उनके बाकी सभी मित्रों में नहीं है, और जो गुण महेंद्र सावित्री में देखना चाहता है वो भी उसमें नहीं है।
तो इस प्रकार मैं आपको कहना चाहूंगी कि यह मध्यवर्गीय परिवार में मुख्य रूप से इस मध्यवर्गीय परिवार में आर्थिक समस्या के कारण शायद अगर महेंद्रनाथ अगर अच्छा कमा लेता, अच्छा कमाई उसकी होती, तो शायद ये स्थितियां नहीं बनती। लेकिन ये आर्थिक कारणों के कारण, आर्थिक जो समस्याएं हैं उस कारण उस परिवार की स्थिति बिगड़ जाती है और उसी कारण इन दोनों पति पत्नी के बीच में संघर्ष होता है और इस संघर्ष का परिणाम बच्चों पर भी होता है। यानी एक टूटा परिवार, एक पूरी ये संवेदनहीन परिवार है। एक दूसरे के प्रति किसी के मन में संवेदना नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई करुणा भावना नहीं रखता, गौरव की भावना नहीं रखता, विश्वास नहीं रखता। इस तरह की जो टूटी हुई परिस्थितियों में ये लोग जी रहे हैं। तो ये नाटक का सारांश तो थोड़ा मैंने बताया, लेकिन इस तरह के नाटक लिखने का उद्देश्य भी हो सकता है। क्यों लिखा होगा ऐसा नाटक? हाँ, जहाँ एक स्त्री को चरित्रहीन चित्रित करना, एक पुरुष को कामचोर या फिर निरुपयोगी चित्रित करना, बेटियों को अपराधी और लड़के को आवारा। क्या वास्तव में सभी परिवार, मध्यवर्गीय परिवार ऐसे होते हैं? बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस नाटक को लिखने का एक उद्देश्य है कि यह बताना कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, अधूरे है। हर कोई अधूरा है। इस अधूरेपन को हमें स्वीकार करके जीना पड़ेगा। अगर हम पूर्ण व्यक्ति के तलाश में जाएंगे जो कभी नहीं मिल पाता, और तलाश में हम बहुत कुछ खोते जाएंगे, जैसे सावित्री के साथ हुआ। सावित्री के साथ उसका सब कुछ खो गया, उसका सम्मान, उसकी मातृत्व, उसका जो पत्नीव्रता धर्म जो भी है, ये सभी कुछ उसको खोना पड़ा ये तलाश की वजह से। तो मुझे लगता है कि इस उपन्यास में इस नाटक में लेखक हमें इसी और संदेश दे रहे हैं कि कोई परिपूर्ण व्यक्ति समाज में इस दुनिया में नहीं है और इसकी तलाश में हमें जाना भी नहीं चाहिए। अगर इसकी तलाश में गृहस्वामिनी सावित्री पड़ती है और उसकी इस तलाश की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। तो मैं आप लोगों को इस नाटक को एक बार आपको पूरी तरह, बहुत सारे आजकल के आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, इंटरनेट में खोजते हैं, यहाँ वहां से थोड़ा थोड़ा जो समीक्षाएं मिलती है उसको इकट्ठा करते हैं और उसी के आधार पर पढ़ाई करके उसी के आधार पर एग्जाम्स लिखते हैं। आप ऐसा मत कीजिए। पहले नाटक को अपनी ओर पूरी तरह से पढ़िए, क्योंकि मेरा दृष्टिकोण अलग हो सकता है, आपका दृष्टिकोण अलग हो सकता है, और जो लिखा है इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों ने लिखा है उनका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। तो सभी पढ़ लीजिए, लेकिन नाटक को पूरी तरह से पहले पढ़िए। सिर्फ समीक्षाओं को लेकर मत बैठिएगा, पहले नाटक को पढ़िए, फिर बाद में उन समीक्षाओं को आप पढ़ेंगे तो नाटक का जो मूल तत्व है आपको समझ में आ जाएगा। और भाषा और रंगमंच के दृष्टि से तो बहुत ही सफल नाटक रहा है यह। आप ऐसे कुछ नाटक भी हैं बहुत पढ़ने के लिए योग्य है, पठनीय है, लेकिन उनका अभिनय करना मुश्किल होता है। लेकिन इस नाटक में हम देखते हैं कि एक ही पात्र बार बार अलग अलग मुखौटा पहन कर आकर अलग अलग किरदार निभा कर जाता है। तो इस प्रकार क्या है ना, इस नाटक को आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सुंदर नाटक है और ये जो है ना नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यह आपके नेट सेट के एग्जाम में भी है। तो पूरी तरह से नाटक का एक स्वरूप बदलने वाला नाटक जो हिंदी साहित्य में पहले जो स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त जैसे नाटक आते थे, ऐतिहासिक पौराणिक और नाटक आते थे, उनको मंचन करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन ऐसे नाटक जो है जिसका मंचन भी आसान होता है,
और इसकी विषय वस्तु भी हम लोगों से जुड़ी हुई होती है, प्रेक्षकों से जुड़ी रहती है, तो बहुत ही दिल के करीब हो जाता है और लोगों को बहुत भाता भी है। तो मैं इतना आपको कहना चाहती थी। अगर आपको कोई मन में शंका हो तो पूछ सकते हैं। मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो पात्र पुरुष, एक पुरुष, दो पुरुष, तीन अलग अलग आते हैं, अलग अलग स्वरूप में आते हैं, तो उनकी स्थिति को बताते हैं। कोई लंगड़ाता हुआ आता है, कोई सूट बूट पहन कर आता है, कोई शिकार लेकर के आता है, यानी वो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है ये भी वो पात्र बताते जाते हैं हमको। पूछना चाहते हैं आप लोग? क्या किसी का प्रश्न है मैम से? क्या? सॉरी मैम, मैं पूछ रहा था कि क्या किसी का कोई प्रश्न हो तो आप मैम से पूछ सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज मिल रही है? यस मैम, आपने बहुत अच्छे समझाया। मतलब अब अगर इसको दोबारा पढ़ा जाए तो फिर और अच्छे से समझ में आ सकता है। अच्छा, थैंक यू। मैम एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। मैम, संवेदना की जो दृश्य है इस नाटक में, वो हम रंगमंच से कैसे जोड़ेंगे? अच्छा, तो संवेदना जो है ये तो अनुभव की बात होती है ना, अनुभूति की बात होती है संवेदना। इस नाटक में आप संवादों में देख सकते हैं संवेदना को, और अभिनय में देख सकते हैं। यहाँ जितने भी संवाद आप पढ़ेंगे, खास करके महेंद्र नाथ और सावित्री के जो संवाद है, वहाँ कहीं भी लगाव दिखाई नहीं देता है, अपनापन दिखाई नहीं देता है। हाँ, एक दूसरे से रुके रुके व्यवहार हमें दिखाई देता है। बच्चे और माता पिता के संवादों में भी वह रुखापन हमें दिखाई देता है। तो और जो जगमोहन जुनेजा, जो उनके पात्रों में व्यापार की भावना जो दिखाई देता है, तो इन्हीं संवादों के माध्यम से ही हमें पता चलेगा कि इसमें संवेदनहीनता है। और अभिनय भी मायने रखता है। अभिनय और संवादों के जरिए हमें पता चल जाता है कि यार इसमें संबंधों के बीच में संवेदनहीनता जरूर है। जी मैम, धन्यवाद मैम। ओके मैम, एक साथी का प्रश्न लिख कर आया था मुझे, वो बोल नहीं पा रहे हैं। उनका ये था कि आपने जो ये मंचिता की बात की कि इस नाटक का मंचन करना मतलब ज्यादा सुविधाजनक है, तो मैम एक बार आप थोड़ा इस पर और प्रकाश डाल देते कि क्या क्या चीजें हैं जो इसे सुविधाजनक बना पाती हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें पात्र कम है, ज्यादा पात्रों की जरूरत नहीं है। यहाँ शिवजीत महेंद्र का जिक्र होता है तो भी वो मंच पर नहीं आते हैं। 3 पुरुष पात्र लेंगे अशोक के लिए, एक ही दो पुरुष पात्र, एक्चुअली 2 पुरुष पात्र लेंगे तो पूरा नाटक के 7 पुरुषों पात्र का चित्रण हो जाता है, क्योंकि पुरुष 1 पुरुष 2 पुरुष 3 सभी एक ही है। और दूसरी बात है स्त्री पात्र सावित्री, और वहां पर 2 पात्र जो आते, किन्नी बिन्नी, 3 पात्र लेंगे तो नाटक हो जाएगा। वहां और 2 पात्र आते हैं, रेखा वो किन्नी की दोस्त है, और एक वर्षा जो मनोज की, सॉरी अशोक की प्रेमिका है, और मिस बनर्जी, वो सभी पात्र आते हैं जिनका जिक्र होता है। एक तो पात्र बहुत कम है, इसके लिए मंचन के लिए योग्य है। और दूसरी बात है कि यह पूरा नाटक जो चलता है महेंद्रनाथ के घर में ही चलता है। एक स्टेज सज्जा बना दो
और उसी में पूरा हम नाटक चला सकते हैं। हाँ, और इसके लिए क्या है ना, एक मध्यवर्गीय परिवार का दृश्य बनाने के लिए ज्यादा हमें खर्चा भी करना नहीं पड़ता। वही ऐतिहासिक नाटक आप करने लगेंगे तो सिंहासन लागो, ये लाओ, ये लाओ, सब चलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक मध्यवर्गीय परिवार का सेट जो तैयार करना बहुत आसान है, और पूरा नाटक जो है हम देखते हैं कि एक ही स्टेज पर हम चला सकते हैं, मतलब ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। इस दृष्टि से मंचयता से भी यह सफल है। बहुत बार इसे रंगमंच पर खेला गया है। धन्यवाद मैम। थैंक यू। निसंदेह आपका व्याख्यान हम सभी के ज्ञानवर्धन में सहायक रहेगा मैम, और इस नाटक को समझने के लिए एक नई दृष्टि भी देगा। इसी के साथ मैं अपने साथी आरजू सिसोदिया, आद्या मिश्रा को बुलाना चाहूंगा कि वो आकर धन्यवाद ज्ञापन करें। आद्या मिश्रा। धन्यवाद मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आ रही है जी। सर्वप्रथम तो आप हमारे छोटे से अनुरोध पर आपने अपना बहुमूल्य समय और अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया और हमें ज्ञानवर्धन में सहायता की। इसके लिए हम सभी छात्रों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मेरे सभी सहपाठी मित्रों को जिन्होंने अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया इस व्याख्यान माला में और एक सक्रिय श्रोता की तरह अपना प्रतिभाग किया, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं हमारे संचालक हर्ष को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने बहुत ही बखूबी इस कार्यक्रम का संचालन किया, और मैं हमारे कक्षा प्रतिनिधि अविरल अभिलाष को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने आपका परिचय दिया। और सब अंत में मैं सर्वप्रथम मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप आई और हमारे साथ जुड़ी। और इसी के साथ मैं इस सत्र को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहूँगी, और हम इस व्याख्यान माला के निरंतर चलते हुए क्रम में एक और विशेषज्ञ के साथ फिर से जुड़ेंगे और आपका सक्रिय सहयोग ऐसे ही प्राप्त होगा, यही मेरी आशा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं भी आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने आपसे बात करने का मुझे एक अच्छा अवसर दिया है। आप सभी लोगों से मिलकर, आपसे बात करके मुझे बहुत बेहद खुशी हुई है। आशा करती हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत जो आपको बताया है 25 मिनट में, इसे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी और एक बार आप फिर से सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, ऐसा मुझे भी लगता है। सभी को धन्यवाद। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम। थैंक यू सभी को।